बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। ये बात इमरान खान साहब ने की थी कि हमें डिक्टेटर भी दो नंबर ही मिले हैं और पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर है वो भी हमें ठीक नहीं मिले। जो फ्रॉडी डिक्टेटर होता है वो पहले फ्रॉड इलेक्शन कराता है, फिर डमी वज़ीर आज़म और डमी पार्लियामेंट लेकर आता है, फिर अदालतों का बेड़ा गर्क करता है और यूं मुल्क को तबाह कर देता है। देखिए, हमें मिले हैं फौजी डिक्टेटर्स। तो नॉर्मली जो फौजी डिक्टेटर्स होते हैं वो तबाहियां ही फेरते हैं, वरना दुनिया के कई मुल्कों में बादशाहत है और वो मुल्क बड़ी अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में देखें, यूएई में देखें, बहरीन में देखें, ओमान में देखें। तो यहाँ पे जब आप जाते हैं और देखते हैं तो ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जदीद दुनिया के साथ चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये रही कि मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, वो अपनी नौकरी से बाहर सोचते ही नहीं है। उनके दिमाग में नस्लों की बात ही नहीं होती। वो सिर्फ अपनी नस्लें बनाते हैं और बना के निकल जाते हैं और कोई भी पाकिस्तान में रहना पसंद भी नहीं करता। सारे ज़्यादातर पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल पाकिस्तान से बाहर हुआ। बाकी जो डिक्टेटर हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते। या डिक्टेटर नहीं भी हैं तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनमें भी पाकिस्तान से बाहर जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है। या जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले फ्रॉड इलेक्शन कराते हैं, फिर डमी वज़ीर आज़म बनाते हैं, डमी पार्लियामेंट ले आते हैं और अदालतों का बेड़ा गर्क करते हैं, यूं मुल्क को तबाह कर देता है। तो एक्चुअली तो यही हो रहा है। नाज़रीन, मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है और वो है काजी फ़ायद ईसा का तारीख का घटिया तरीन फैसला, जिसमें उसने पाकिस्तान की एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन कर सारे के सारे इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया था। अब जब इंतखाबी निशान छीना था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने और सबने ऐसे पोर्ट्रे किया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाद में कहिए आपने क्यों मान लिया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? भाई, जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एफिडेविट लेकर जाता था उसको तो वहां पकड़ लेते थे वो, और ज्यादातर को ये कहते थे जनाब आपका तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पार्टी के बाद इंतखाबी निशान नहीं है। तो जिसके बाद इंतखाबी निशान नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो काजी साहब ने क्योंकि फैसले के अंदर ये चीज बयान नहीं की थी और ये नहीं कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी मौजूद रहेगी, मैं सिर्फ पेनल्टी के तौर पर इनका इंतखाबी निशान ले रहा हूं, ये भी नहीं किया था। तो अब बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले मामले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस बहुत परेशान है और अपने उसी फैसले से भाग रहे हैं। जज साहिबान कभी फैसले का बोझ इलेक्शन कमीशन पे डाल देते हैं, ये सईद बलूच साहब ने भी इसके ऊपर निशानदेही की है, और कभी पीटीआई को इल्जाम देते हैं। हकीकत यह है कि काजी फ़ायद ईसा ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिखकर भी अपने इस फैसले का दिफा किया था और उस खत में काजी फ़ायद ईसा ने यह नहीं कहा था कि फैसले की तशरीह गलत की गई है। अब बाद में वो ये कहते हैं जनाब फैसले की तशरीह ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए। काजी फ़ायद ईसा को और उनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ करने वाले जजेस को निशाने इबरत बनाना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने उन्हें एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा जजेस ऐसी हरकतें ना करें। नाज़रीन, इमरान खान साहब क्या ईद से पहले बाहर आ जाएंगे? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। लगातार पैगाम आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया और लगातार ये कहना शुरू कर दिया कि ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। क्या यह मुमकिन है? होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। यहां पे एस्टेब्लिशमेंट खब्बी दिखा के सज्जी मारती है। इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई खेल खेल जाए और वो कहें जी इमरान खान से जान छुड़ानी है तो ईद पे छोड़ दो, ईद पे लोग नहीं निकलेंगे, जरा माहौल ठंडा हो जाएगा, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, 5-6 दिनों में चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, तो हम इमरान खान को इस मौके पर छोड़ देते हैं। इसके अलावा कब छोड़ेंगे? तो मेरा यह मानना है इमरान खान को आज छोड़ें, कल छोड़ें, परसों छोड़ें, ईद वाले दिन छोड़ें, जब मर्जी छोड़ें, इंपैक्ट तो आएगा। और इमरान खान को जब आप छोड़ेंगे तो वो आराम से तो बैठेंगे नहीं, वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह जानती है। अब हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी यही दावा कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो है वो 5 को उनकी बेल हो जाएगी। दावा उन्होंने क्या किया, जरा ये आप सुन लीजिए। एक निजी टीवी प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे, ये जरा ऑडियो में थोड़ी सी आपको सुना रहा हूं, ये आप सुनिए। 5 तारीख को इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं अगर कॉन्स्टिट्यूट करूं, उसी में बनाऊं तो 5 जून को 7 तारीख को ईद है, 5 को ये बेल हो जाएगी। अच्छा जी, 7 तारीख को ईद है, 5 को ये बेल हो जाएगी। लेकिन क्या इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी? ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट का वो ये बताता नहीं है। देखिए ना, जैसे जो जुल्म किया गया, जो बर्बरियत की गई, मैं साहबजादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि जनाब हमारे तो अरकान असम्बली की बहनों को, बेटियों को, बीवियों को और बच्चों को अगवा किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। वो ये कहते हैं बड़ी बेइज्जती वाली बात है, लोग नहीं बताते, लेकिन उन्होंने बताया। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को हवाले किया एस्टेब्लिशमेंट के, अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए। एमएनएस को बाकायदा अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। अब मुझे बताएं, जिस 26वीं आईनी तरमीम के लिए इतनी मेहनत की है एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसके लिए इतना ज्यादा अपने सिर के ऊपर गंद का टोकरा उठाया है और तारीख में अपने नाम के आगे दाग लगवाए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि उन्होंने अरकान असेंबली के साथ क्या किया,
असेंबली के ऊपर धावा बोल दिया, असेंबली के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, जो पार्लियामेंट है उनके लॉजेस के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, खवातीन को और बच्चों को और बच्चियों को अगवा कर लिया, बहुओं और बीवियों को अगवा कर लिया। जब ये सारा कुछ किया, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऊपर इतना बड़ा धब्बा ले लिया, इतना स्याह दाग अपने ऊपर लगा लिया, अपने दामन को दागदार कर लिया, तो वो किया क्यों था? सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए कि हम एक ऐसी आईनी अदालत बनाए जिसके जरिए से उन तमाम इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए जो इमरान खान साहब के खिलाफ हमने किए हैं, और वो अदालत बना ली। अब फौजी अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दिया गया है, मखसूस नशिस्तें छीनने का बंदोबस्त कर दिया गया है, और ये मखसूस नशिस्तें छीन भी ली जाएंगी। सारा पाकिस्तान जानता है जिस तरह का बेंच बना है, ज्यादा इम्कान तो यही है 99% कि ये सीटें छीन ली जाएंगी, अनलेस कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अजीबोगरीब काम ना हो जाए, वरना सीटें तो छीनने वाला बेंच बैठा हुआ है। भाई जिस बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल को जायज करार दे दिया, उससे तो आप फिर कोई भी काम करवा लें, ये तो काम ही बहुत छोटा है, मखसूस नशिस्तों वाला, तो ये भी कर दिया जाएगा। तो उस इमरान खान को क्या ये एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतने आराम से छोड़ देगी? अपने टाउट्स के जरिए से रोजाना की बुनियाद पे कहलाते हैं कि फौजी क़यादत इमरान खान से शदीद नफरत करती है, तो क्या फौजी क़यादत इमरान खान को बाहर आने देगी? एक तरफ पैगाम दिलवाया जाता है कि शदीद नफरत करते हैं भाई हम इमरान खान से, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो मुझे ये लॉजिकल नहीं लगता, मुझे लगता नहीं है कि ये एकदम हो पाएगा। एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि हामिद रजा साहब ने, क्योंकि उनका जिक्र हो रहा है तो मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ ने हरम पाक में बैठकर खाना काबा में उनके वालिद से एक बात कही थी, क्योंकि उनके वालिद के पास एक डॉक्यूमेंट उनके वालिद के हाथ लगा था जिसमें शरीफ खानदान ने बाकायदा NRO हासिल किया था और एक मुआहिदा किया था परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के साथ, जिसमें गारंटी दी गई थी कि ये चीज़ें हम करेंगे और ये नहीं करेंगे, और उसमें जो बंदे पाकिस्तान से बाहर लेकर गए, पैसा जो चीज़ें लेकर जानी थी लेकर चले गए, वो पूरा मुआहिदा साहबजादा हामिद रजा साहब के वालिद गिरामी के हाथ में लग गया, मरहूम के। और उन्होंने अभी वो साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मेरे पास वो अपने वालिद साहब की अमानत पड़ी हुई है, वो मुआहिदा मेरे पास अभी भी है। तो नवाज शरीफ साहब से 2 दिन के बाद मिले उनके वालिद साहब, और मक्का में मिले, हरम पाक में मिले, और उन्हें कहा कि यार ये बात सच है। तो मियां साहब ने हरम में बैठ के हल्फन इस बात से डिनाई कर दिया था। रूह कांप नहीं जाती है आपकी कभी सोचते हुए? लेकिन जब वालिद ने यह किया कि हरम में बैठ के साहबजादा हामिद रजा साहब के वालिद साहब के साथ झूठ बोल दिए हरम में बैठ के, और हलफ लेकर के मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया, और फिर सारी दुनिया ने बाद में वो मुआहिदा भी देखा, कैसी अजीब चीज है। खौफ नहीं आता कभी ये सोच कर इन्हें? फिर उनका बेटा जो है वो वहीं पे जो है वो इस्तेमाल करता है मुकद्दस मकामात का, वहां पे जाके जज के साथ मुलाकात करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर उनकी बेटी उसी मुकद्दस मकाम को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब जाके अपनी प्रमोशन के लिए बच्चों के साथ वीडियोस बनवाती है डिफरेंट एंगल्स से। मैंने आपको पहले बताया था ना कि मजहब इनके लिए ऐसा लगता है कि मजहब हो जाए, इंसानियत हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, इनके लिए कारोबार है। सियासत भी इनके लिए एक कारोबार है, खिदमत नहीं है। तो ये कारोबार की तरह करते हैं, हर चीज को इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि कैमरामैन और टीम्स हायर की गई हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग पहुंचाए गए हैं, और मजहबी म्यूजिक का भी बंदोबस्त कर लिया गया है। मरियम नवाज की बड़ी रूहानी किस्म की जो है, नूरानी किस्म की जो है वो वीडियोस आएंगी, और वो फिर आपने देखा कि 2 दिन के बाद आ गई और सारी दुनिया में वायरल भी हो गई। तो ये हर चीज को एक तिजारत की तरह देखते हैं, कारोबार की तरह देखते हैं। चाहे सियासत है, चाहे मजहब है, चाहे खानदान है, चाहे मुलाकात है, चाहे ताल्लुकात हैं, हर चीज को ऐसे ही देखते हैं। और ये मुझे बड़ी हैरत हुई साहबजादा हामिद रजा साहब की ये बात सुनकर। वैसे मियां साहब अगर इसके ऊपर कोई बात करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उनका ये राइट है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक में जो लोग शामिल नहीं हो रहे, अराकीन खास तौर पे, चाहे वो असेंबली के हैं, चाहे वो टिकट होल्डर्स हैं, या वो ओहदेदार हैं, इस मामले को आलिया हमजा साहिबा ने सीरियस ले लिया है और उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। एहतजाज में मुसलसल गैर हाजिर अराकीन और ओहदेदारान को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। गैर हाजिर अराकीन और ओहदेदारान से पहले मरहले में वजाहत तलब की जाएगी। शोकाज जारी करने का मामला तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में उठा दिया गया है, और पंजाब के बाद मुंतखब अराकीन और ओहदेदारान की शोकाज जारी करने की मुखालफत। अच्छा, उसके बाद एक और एक्टिविटी भी हुई है, कमेटी भी बन गई पंजाब में तैनातियों के हवाले से। उसमें आलिया हमजा साहबा को शामिल नहीं किया गया, मलिक अहमद बचड़ साहब को शामिल किया गया है। उनके अलावा जो है सलमान अकरम राजा साहब हैं, और उनके अलावा एक जो है वो महमूद रशीद साहब के रिश्तेदार हैं, अभी अभी मिलिट्री कोर्ट से छूट कर रिहा हुए हैं, उस्मान साहब, उनको शामिल किया गया है। और उसके अलावा एक उमर अयूब साहब है, अपोजिशन लीडर भी है और खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन है। तो ये 4 लोग शामिल किए गए, आलिया हमजा को शामिल नहीं किया गया, और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है सोशल मीडिया पे कि आलिया हमजा काम कर रही है तो उनके साथ ये किया जा रहा है। बहरहाल आलिया हमजा ने एक और अनाउंसमेंट किया कि 30 मई को सियालकोट में वो एक जलसा करने जा रही हैं। सियालकोट में आखिरी दिन होगा 30 मई का, इलेक्शन से पहले समयार इलेक्शन हो रहा है। इमरान खान साहब का वहां पर तोती बोल रहा है, और ऐसा लगता है कि मुकाबला आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान करवा दिया गया है। यानी जो नून लीग का उम्मीदवार है वो जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें लगा रहा है हर तरफ, और इस्तेमाल कर रहा है
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीरें अपने इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए। दूसरी तरफ जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो इमरान खान साहब के पोस्टर और तस्वीरें और स्टिकर लगा रहे हैं और वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैंपेन तो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तगड़ी है, जिससे मर्जी पूछ लें, जो लोग सियालकोट में रहते हैं वो इसकी गवाही भी दे देंगे। लेकिन इलेक्शन कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, इसका फैसला जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने करना है और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर करना है। इससे पहले कौन से इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं, जो ये वाला इलेक्शन हम उम्मीद कर लें कि फ्री एंड फेयर होगा। नाज़रीन, डॉन ने एक इदारिया लिखा है, बड़े लंबे अरसे बाद किसी मीडिया ने यह जरूरत की है और उन्होंने इदारिये में चंद बड़े अहम नुकात उठाए हैं। मेन चीज़ ये है कि वो कहते हैं जी ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट वाला मामला है ये अब तस्दीक कर रहे हैं एक साबिक वज़ीर आज़म की। फिर एक साबिक वज़ीर आज़म को जिस हाल में आपने रखा हुआ ये भी आप ज्यादती कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के साथ जो ज्यादतियां की गई हैं उसकी निशानदेही की गई और ये भी उसमें कहा गया इदारिये में कि कम से कम एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ऐसा ना किया जाए, उनके साथ सलूक किया जाए इज्जत के साथ और एहतराम के साथ, क्योंकि जब बाकी सबको एहतराम मिलता है तो साबिक वज़ीर आज़म को भी एहतराम मिलना चाहिए और उनके साथ वो सलूक होना चाहिए जो इंसानियत सोच ना हो। बहरहाल ये इदारिया तो बड़ा तफसीली था, मैंने लुबे लुबाब आपके सामने रख दिया है। तो अगर इस तरह आवाज़ें उठना शुरू हो जाए पाकिस्तान के मीडिया में तो मामला शायद बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं और एक ऑडियो गर्दिश कर रही है, मेरे पास भी ये ऑडियो आई। मेरे एक दोस्त है रजी ताहिर साहब, उन्होंने ये ऑडियो भेजी है। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, ये अमीर हैं जमात इस्लामी के जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से और ड्रोन हमलों के हवाले से इन्होंने कुछ फरमाया है। पहले इन्होंने क्या कहा, जरा ये आप सुन लीजिए। मैं पूरी वजाहत से ये बात करता हूँ कि हमारे लिए फौज और तालिबान और गुड तालिबान और बेड तालिबान और सरेंडर तालिबान इसमें कोई फर्क नहीं है। ड्रोन अगर तालिबान के हाथ में आ गया है तो ये फौज की नाअहली है, नाकामी है और मैं ये कहने में हक बजानूर हूँ कि फौज ने ही उनको ये ड्रोन फराहम किया है और फौज यहाँ पे बजंदी की फजा कायम करके अपने कारोबारी सिलसिले को मादनियात में कारोबार के सिलसिले को आगे ले जाना चाहती है। मैं फौज से आसिम मुनीर जो खैर से फील्ड मार्शल बना दिए गए हैं उनसे भी ये कहता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शायद उनके हाथ में कोई अख्तियार नहीं है कि अज़बर खुदा हमारी हालत पर रहम कीजिए, हमें रोने धोने का मौका भी नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। ये आप सुन रहे थे प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को और मुबैना तौर पे ये उनकी ऑडियो है और साथ में एक वीडियो भी जारी है और जनाब वो ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है मादनियात के लिए हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात पे नज़र है, जितने ज़्यादा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ख़राब होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ से नकल मकानी होगी और मादनियात जो है वो निकालने का काम जारी रह सकता है। देखिए बलूचिस्तान की एक एग्जाम्पल है और बहुत सारे अपोजिशन के लोग ये कहते भी हैं, वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जितने मर्जी हालात ख़राब हो जाएँ, जितनी मर्जी जंग लग जाए, मादनियात का धंधा चलता रहता है, वहाँ कभी कुछ नहीं होता, मादनियात निकलती रहती हैं और उनकी तरसील जारी रहती है। फिर इसी तरह कई ऐसे इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे बड़ी जंग लगी रही, लेकिन उसके बारे में ये बताया जाता है कि वहाँ से जो मादनियात निकलती हैं उनके ट्रक कभी नहीं रुके, उनके रास्ते में कभी रुकावट नहीं आई, वो बड़े मज़े से अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। तो इन चीज़ों से ना बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं पाकिस्तान के उन दिमागों में जो पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं और वो ये सवालात अब उठाना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए इन सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग मुतमईन हो जाएं। तो ये एक दफ़ा फिर सवाल सामने आया कि क्या ये सारा खेल मादनियात के लिए खेला जा रहा है, उनका ये दावा है। बहरहाल जो एस्टेब्लिशमेंट का इस पर रद्दअमल आएगा, ड्रोन कैसे जा सकता है तालिबान के हाथ में? ड्रोन तो एक ऐसा हथियार है जो वो मुल्क बनाते हैं, वो तालिबान को कैसे भेज सकते हैं? कलाशनकोव थोड़ी है, ये कोई बंदूक थोड़ी है, या टीटीपी या कोई और ग्रुप जो है वो कैसे ड्रोन हासिल कर सकता है? ये तो बाकायदा एक मुआहदा होता है जिसके तहत आप खरीदते हैं, या वो खुद ड्रोन बनाना शुरू हो गए, बना ही नहीं सकते। ये किस कंपनी के ड्रोन्स हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? पाकिस्तान की कुछ इंटेलिजेंस की और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इदारों की, हमें अब तक कोई चीज पता नहीं चली बदकिस्मती से। शमशाद अख्तर साहब नाजरीन, इन्होंने कुछ गवाहियां दी हैं नवाज शरीफ साहब को लेकर। ये साबिक सेक्रेटरी खारजा है और उस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे पर थे जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। तो इन्होंने कहा जी कि मैंने तो नवाज शरीफ की फोन लाइन्स भी बंद करवा दी थी उस वक्त, ताकि बिल क्लिंटन मजीद दबाव डालने के लिए फोन ना करे। नवाज शरीफ को बोलकर मुशाहिद हुसैन सैयद को भी मैंने मना कर दिया था कि कोई बयान ना दें। ये हालात थे मियां नवाज शरीफ साहब के उस वक्त जब एटमी धमाका करना था। फिर शमशाद अख्तर साहब एक और इंटरव्यू में फरमाते हैं कि नवाज शरीफ धमाके नहीं करना चाहते थे, वो अमेरिका से डरते थे, 90% काबीना धमाकों के खिलाफ थी। इसहाक डार नवाज शरीफ को कहता था मियां साहब धमाके ना करना, मर जाएंगे। ये जनाब डार साहब कहते थे मियां साहब को उल्टे मशवरे देने वाले। और उसके बाद जनाब एक और चैनल को इंटरव्यू देते हुए यही शमशाद अख्तर साहब फरमाते हैं कि मतलब ये नहीं है नवाज शरीफ को जितना क्रेडिट जाता है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एटमी कुव्वत बनाया पाकिस्तान को, ये क्रेडिट सिर्फ सियासतदानों को जाता है, बिलखसूस डॉक्टर कदीर खान को, जिनके बारे में CIA के डायरेक्टर ने कहा कि ये AQ खान ने मोजदा किया है।
ये भी जनाब एक स्टेटमेंट है उनके हवाले से। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से ना मैं एक दो चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो एक नेक्सस था ना जिसके बारे में कहा जाता है कि एटमी मालूमात फैल रही थी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कहीं पैसा बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिर कैसे गुजारा सारी दुनिया जानती है। जिस शख्स ने यूं पैसा बनाया हो तो कोई चीज लाके तो आप सामने रखें। दूसरा, डॉक्टर AQ खान जो है उनके ऊपर एक चीज का बहुत बड़ा बोझ डाला गया और उन्होंने अपनी जिंदगी में वो बोझ उठा लिया। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें 32 ममालिक इन्वॉल्व थे और कई ममालिक की एजेंसियां इन्वॉल्व थी। अगर पाकिस्तान ने किसी को कोई डिजाइन दिया है तो उसके बदले में पाकिस्तान ने भी कुछ डिजाइन लिए हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ पाकिस्तान के साइंसदानों ने नहीं बनाई, वो डिजाइन हमने दुनिया से लिए हैं। और किस तरह लिए हैं? कुछ लो और कुछ दो ही होता है। और उस वक्त पाकिस्तान किसी भी मुआहदे में नहीं था दुनिया के साथ। ये एटमी अदम फैलाव के जो मुआहदे हैं पाकिस्तान नहीं था किसी का भी हिस्सा। तो पाकिस्तान ने तो कोई भी गैर कानूनी गैर आईनी काम ही नहीं किया। पाकिस्तान ने तो अपना फायदा देखा कि जनाब हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए, जिन मुल्कों के पास है उनसे हमने लिया और जितना जो कुछ पाकिस्तान शेयर कर सकता था पाकिस्तान ने वो भी किया। लेकिन बाद में सारा कुछ एक ही शख्स के खाते में डाल दिया गया। ये भी एक ज्यादती है। अकेला डॉक्टर AQ खान, सब जानते हैं वो सादा इंसान थे लेकिन बहुत ज़हीन इंसान थे। वो अपने काम के मास्टर थे। अपनी जिंदगी के आखिर में वो एक अस्पताल बनाना चाहते थे, उसके लिए चंदा भी इकट्ठा होता था। अगर तो वो इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ होता उन्होंने तो वो तो बड़े दिल के आदमी थे, वो अपने पैसे से बना देते। लेकिन ऐसा नहीं था। डॉक्टर साहब को जो है वो सिर्फ बदनाम ज्यादा किया गया। नाज़रीन, डॉक्टर समर मुबारक मंद ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा जी एक बटन दबाएंगे और भारत के सारे डैम्स उड़ जाएंगे। भारत को ये जो भूल है ना कि वो डैम्स बनाएगा और पाकिस्तान का पानी रोकेगा। लेकिन जब पाकिस्तान प्यासा हो जाएगा ना और पाकिस्तान के अंदर फसलों को पानी नहीं मिलेगा और पाकिस्तान का किसान परेशान हो जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी। भारत इस बात को नहीं समझता और जब आप ज्यादा पानी रोकेंगे तो फिर पानी के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको गिराने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं होगा। हमारे पास भी मिसाइल है, भारत के पास भी मिसाइल है, हमारे पास भी एटम बम है और भारत के पास भी एटम बम है। फिर कोई भी नहीं बचेगा अगर लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो। लेकिन एक बात है जो बहुत ठीक है कि दुनिया इस वक्त जो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है उसमें ज्यादा आगे बढ़ गई है और जो एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उसमें पीछे रह गई है। लिहाजा जो भारत के पास बहुत तेज तरीन मिसाइल है उन्हें रोकने की सलाहियत हमारे पास नहीं है और हमारे पास जो बहुत तेज तरीन मिसाइल्स हैं उनको रोकने की सलाहियत भारत के पास नहीं है। सादी सी बात है, खुली डुली बात है। तो भारत के डैम कब कैसे गिराने हैं ये पाकिस्तान फौरन कर सकता है और पाकिस्तान फौरन गिरा भी सकता है। लिहाजा भारत को यह समझना होगा कि 24 करोड़ लोगों के मुल्क का वो अगर पानी बंद करेंगे या हुक्का पानी बंद करेंगे तो ये लोग आराम से तो बैठेंगे नहीं। तो डॉक्टर समर मुबारक मंद ने वही बात की कि एक बटन दबाएंगे तो इंडिया के डैम्स उड़ जाएंगे और ये बात ठीक है। बटन दबाने से खेल तो खत्म हो जाएगा, ये तो भारत भी अच्छी तरह जानता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।